चलिए, एसी जनरेटर, ठीक है। तो इस एसी वर्ड के बारे में अपन बात करेंगे। आपको इसका फुल फॉर्म पता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इसको डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, और उसकी शुरुआत होगी इस टॉपिक से। आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। आपकी पूरी यूनिट है ईएमआई एंड एसी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। अब ये एसी क्या है, ये यहां से जनरेट होगा अभी, है ना। वैसे इसका जो नाम है ना जनरेटर, यही गलत है, क्योंकि ये कुछ भी जनरेट नहीं करता है। ये जो डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं, ये कुछ भी जनरेट नहीं करता है ना। ये केवल ट्रांसफॉर्म करता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में, एनर्जी के फॉर्म को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कोई बताएगा मुझे ये क्या होता है, डिवाइस क्या काम है इसका, बोलो क्या है जनरेटर? हाँ, उल्टा बोल रहे हो भाई। A device that convert mechanical energy to electrical energy, है ना। मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपको पता होगा जो टरबाइन होता है उसको घुमाया जाता है ना, किसी भी सोर्स को यूज करके। जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो पानी गिराया जाता है ऊपर से, ठीक है। टरबाइन घूमता है, टरबाइन से कनेक्टेड होती है आपकी शाफ्ट, उसके ऊपर लगी होती है कॉइल, जिसको आर्मेचर बोलते हैं। बहुत सारी कॉइल्स का कॉम्बिनेशन, वो आर्मेचर घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वहां पे फ्लक्स चेंज होता है आर्मेचर के साथ लिंक होने वाला, और उसी फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और आपको वहां पे अल्टरनेटिंग करंट मिलती है, ठीक है। तो एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक्चुअल में जनरेटर नहीं है, इसका नाम जनरेटर है, ओके। जनरेट करना मतलब कोई नई चीज बनाना, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं बनाता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तो इसका यूज हो गया, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा बताइए, सब पता है आपको, अभी पढ़ा है हमने। किस सिद्धांत पे काम करेगा, बोलिए। अरे कर क्या रहा है ये, कॉइल के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज की वजह से, यस बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। वही तो पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है ना। क्या हो रहा है, अगर मैकेनिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, कॉइल घुमा रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। पूरा डिटेल में लिखेंगे, है ना। मैं यहाँ केवल ईएमआई लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरा लिखोगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको ईएमआई को भी फिर डिफाइन करोगे नीचे, डेफिनेशन के बारे में बात की हमने पहले, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप याद रखेंगे, मैं आपके सामने इसके मेन पार्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूं, पोल पीसेस। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक मैग्नेट इस तरफ ले रहा हूं, इधर नॉर्थ इधर कहीं साउथ होगा, ठीक है। यहाँ दूसरा मैग्नेट आपको लगाना है, उसका साउथ पोल यहाँ रखना है, इधर कहीं नॉर्थ होगा। ये नॉर्थ साउथ पोल्स को इस तरह से रखा है कि यहाँ आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इस तरीके से मिल जाएगा, है ना। मैं पूरे में बना नहीं रहा हूं, आप समझते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे हमको रखना है आर्मेचर। क्या रखना है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है यहाँ पे, इट इज ग्रुप ऑफ कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप लोगों ने मोटर वाइंडिंग की दुकान देखी होगी,
ठीक है। मोटर वाइंडिंग की दुकान पे क्या करते हैं, वो ऐसी कॉइल बनाते हैं, एक लकड़ी का गत्ता होता है, उसके ऊपर ऐसे कीले गड़ी होती है, उसके ऊपर लपेटते हैं ऐसे वायर, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल्स बनती है, बहुत सारे टन्स होते हैं उसके अंदर, 100 टन 50 टन, ठीक है, 150 टन, इस तरीके से अलग अलग संख्या में टन्स की कॉइलें बनाई जाती है। उन सारी कॉइल्स को आपस में लिंक किया जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे सॉफ्ट आयरन का बना हुआ मेटल का इस तरीके से होता है, उसके अंदर वो कॉइल्स को इंसर्ट करवाते हैं, वो पूरा जो बनता है उसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। तो मैं यहाँ ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर को केवल एक सिंगल टर्न से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। हम यहाँ पे पूरा आर्मेचर नहीं बना पाएंगे, मैं आपके सामने यहाँ पे आर्मेचर को इस तरीके से कॉपर वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपका हो गया कॉपर वायर। ध्यान देंगे, मैंने इन रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे आपके सामने बनाई है, इसको नाम दे दिया है हमने ABCD, कोई समस्या नहीं है। ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रही है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है, ठीक। ये आर्मेचर आपके सामने हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है शाफ्ट या एक्सेल, ठीक है। एक्सेल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, शाफ्ट कहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा बस और ट्रक के नीचे जो घूमती है इस तरीके से, ठीक है, वो शाफ्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने शाफ्ट लगा रहा हूँ, इसके अंदर देखिए ये आपका एक्सेल हो गया, ठीक है। ये एक्सेल जो है ये रोटेट करेगा, घूमेगा इस तरीके से, ठीक है। अब घूमेगा कैसे, ठीक है। एक्सेल को या शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है टरबाइन से। मैंने अभी कहा आपको कि टरबाइन होते हैं बड़े बड़े, है ना। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वहां टरबाइन होते हैं, घुमाया एक्चुअल में टरबाइन को जाता है, और टरबाइन के सेंटर में, जैसे आपका फैन है, फैन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि फैन के सेंटर में एक्सेल लगा हुआ है, मोटर से कनेक्टेड है। जैसे स्विच ऑन करोगे मोटर चलेगी, एक्सेल घूमेगा, ठीक है, शाफ्ट घूमेगी, और इससे फैन की ब्लेड जुड़ी हुई है वो घूमेगी। वहां उल्टा होता है, ब्लेड्स को हम घुमाते हैं टरबाइन की, उससे जुड़ा रहता है शाफ्ट, शाफ्ट घूमेगा, ठीक है। जब ये शाफ्ट इस तरीके से घूम रही है ना, किस एक्सिस पे घूमेगी, शाफ्ट की एक्सिस में आपके सामने बना देता हूं, ये स्ट्रेट एक्सिस बना दी हमने शाफ्ट की, ठीक है। इस एक्सिस पे हम शाफ्ट को इस तरीके से घुमाने वाले हैं टरबाइन की मदद से, और शाफ्ट जिस वेलोसिटी से घूमेगी, यहाँ कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रही बात, शाफ्ट ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा मान लेते हैं। शाफ्ट को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से रोटेट करने वाले हैं टरबाइन की मदद से। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इस शाफ्ट से कनेक्ट करना है किसको, कॉइल को। हम आर्मेचर घुमाना चाह रहे हैं यहाँ पे, अब आर्मेचर अपने आप तो घूमेगा नहीं जब तक वो शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं होगा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं स्लिप रिंग्स, ठीक है। इनको अपन नाम दे दे S1 एंड S2। यहाँ पे दो स्लिप रिंग आपको लगाना है। स्लिप रिंग क्या होती है, नाम से पता चल रहा है रिंग, ठीक है। दो सर्कुलर रिंग्स होती है। रिंग्स इस तरीके से होती है कि इसका जो इनर पोर्शन है जो शाफ्ट के ऊपर लगा होगा, जैसे ये शाफ्ट है मार्कर, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर ये वाला जो है, इसको ये रिंग का पोर्शन मान रहा हूं मैं, इसको इस तरीके से जोड़ना है शाफ्ट के ऊपर। तो अंदर वाला पोर्शन जो शाफ्ट के कांटेक्ट में रहेगा ये इंसुलेटेड होता है, समझ में आ रही बात, और बाहर वाला जो पोर्शन है ये कंडक्टिंग होता है, ठीक है। तो दो स्लिप रिंग आपको लेना है, उन स्लिप रिंग्स को मैं यहां इसके ऊपर कनेक्ट कर रहा हूं। आप ध्यान देंगे, ये हमने इस शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये सर्कुलर रिंग बना दी एक मैंने यहाँ पे। अंदर वाला जो पोर्शन है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, शाफ्ट के साथ में, वो इंसुलेटेड है, और बाहर वाला जो पोर्शन है इसका वो कंडक्टिंग है, ठीक है। ये बाहर वाला सिरा कंडक्टिंग है, अंदर वाला कैसा है, इंसुलेटेड है। मतलब किसी भी कंडीशन में करंट जो है वो शाफ्ट के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। ये एक रिंग हमने बना दी, उसके थोड़ा नीचे इसी शाफ्ट के ऊपर इसी साइज की एक दूसरी सर्कुलर रिंग लगी होती है, उसके साथ भी यही कंडीशन होगी, अंदर वाला पोर्शन इंसुलेटेड और बाहर वाला पोर्शन कंडक्टिंग। ये दोनों रिंग हमने यहाँ पे बना दी। एक को आप नाम दे दो S1, एक को नाम दे देते हैं S2। इसको नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2।
ठीक है। अब ये जो रिंग्स आपके सामने हैं, इन दोनों रिंग से कनेक्ट किए जाते हैं दो वायर। कौन से दो वायर? आपका जो आर्मेचर है उसके दो वायर होंगे, एक जहां से आर्मेचर की कॉइल ने चलना शुरू किया और जहां पे वो खत्म होगा, जो दो इसके एंड होंगे, उन दोनों एंड को, एक एंड को कनेक्ट करना है किसके साथ में? देखो मैं ए वाला जो एंड है इसको कनेक्ट कर रहा हूं किससे? यहां से लेके आना है और इसको कनेक्ट कर दिया हमने S1 स्लिप रिंग के साथ में। दिख रहा है कनेक्शन आपको यहाँ पे? ये इसको कनेक्ट कर दिया S1 के साथ में। और दूसरा जो एंड रहेगा, ये D वाला जो एंड है, इसको आपको यहाँ से नीचे लेके आना है। ये मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ और इसको लाके आपको जोड़ देना है। चलो इसके अंदर से निकाल लेते हैं अपन इसको, ठीक है। डायग्राम बनाते समय आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेके आए, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, अंदर से वायर सीधा निकल रहा है और डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है? ये S2 के साथ में। देख पा रहे हैं आप? ये D वाले एंड का S1 से कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो रहा है? S2 से। मतलब एक वायर जो A से आ रहा है वो छोटी लेंथ का होता है, ऊपर वाली रिंग से जुड़ा हुआ है, इधर वाला वायर लंबा होगा और वो नीचे वाले रिंग से जुड़ा हुआ होगा। एक ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर आपका S1 है, इधर नीचे S2। देख पा रहे हैं आप? ठीक है। आर्मेचर किससे कनेक्ट हो गया? आपका रिंग से कनेक्ट हो गया। अब ये रिंग्स जो है ये कसी हुई है किसके ऊपर? आपके शाफ्ट के ऊपर। अगर शाफ्ट घूमेगी किसी भी तरीके से, शाफ्ट घूमेगी तो क्या होगा? रिंग्स घूमेगी। और रिंग से कौन जुड़ा हुआ है? आर्मेचर। ठीक है, रिंग्स घूमेगी, रिंग्स उसके ऊपर, अगर ये घूमेगा तो रिंग भी घूमेगी शाफ्ट के घूमने पे, और रिंग घूमेगी तो सोचो यहाँ पे जुड़ा हुआ है जैसे डी वाला एंड, ये देख पा रहे हैं आप S2 से? ठीक है, इधर डी वाला एंड अगर जुड़ा हुआ है यहाँ से, अगर ये घूम के यहाँ आ जाएगी तो डी वाला एंड इधर से घूम के इस तरफ आ जाएगा, उसी समय आपका ए वाला एंड इधर चला जाएगा इस तरीके से, या फिर ऐसे जैसे भी आपको घुमाना है, हमने इसको इस तरीके से माना है तो ऐसे घूमेगा आर्मेचर। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आर्मेचर तो यहाँ पे घूम रहा है, आर्मेचर घूमेगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। कैसे फ्लक्स चेंज होगा इस चीज को समझना। आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू VA cos थीटा। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं NBA cos थीटा। कोई समस्या नहीं है इसमें। N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे NBA cos थीटा होगा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो एक बार आपने ले लिए, एक बार जो आर्मेचर बना दिया तो बना दिया, ऐसा तो नहीं है कि बार बार टर्न्स चेंज होंगे, कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर जनरेटर के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो आपने पोल पीसेस यूज करके एक बार अप्लाई कर दी, भी कांस्टेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस जो हमने बनाया है, भी कांस्टेंट है। ये परमानेंट मैग्नेट्स है, इनका मैग्नेटिज्म चेंज नहीं होगा। ठीक, N कांस्टेंट, B कांस्टेंट। एरिया ऑफ द टर्न्स, एक बार जो एरिया ले लिया हमने, अभी मैंने कहा है कि इस तरीके से कीलें होती है उसके ऊपर घुमा के बनाते हैं कॉइल को, तो एरिया भी क्या है? कांस्टेंट है। अब चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे? थीटा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज होगा थीटा, इस चीज को भी समझे। ये आपका नॉर्थ पोल है, इस दीवार को मान लेते हैं, मैं इसको 2D को 3D में लेके आ रहा हूं बाहर। ठीक है, ये जो आपकी दीवार है इस तरफ वाली, ये नॉर्थ पोल है, इस तरफ वाली जो दीवार है ये साउथ पोल है। यानी मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, आपका जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर इस तरीके से रखा हुआ है, ये मान लो आप इसको, ये वाला पॉइंट कौन सा है डायग्राम में देखेंगे, ए दिख रहा है आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है। अभी इस तरीके से जब आपकी कॉइल रखी हुई है तो ध्यान देंगे, ये एरिया वेक्टर हो गया इसका कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हैं? एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, यानी एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये हाथ दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं क्योंकि ये परमानेंट नॉर्थ और ये साउथ है, लेकिन जैसे ही कॉइल घूमेगी, अगर ये कॉइल ऐसे घूम रही है तो आप देखो एंगल अभी 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री से ये चेंज होना शुरू हो रहा है। समझ आ रही बात? जब कॉइल इस कंडीशन में आ जाएगी 90 डिग्री घूम के, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और आगे घूमेगी वापस 90 डिग्री, और घूमेगी फिर 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री मान लो उसको। ठीक है, फिर और आगे घूमेगा तो फिर एंगल वापस कोई अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी 360 डिग्री घूम के, और आगे घूमेगा फिर एंगल चेंज होगा, मतलब एंगल 90 से चेंज होके 0, 0 से चेंज होके फिर 90, फिर 90 से चेंज होके 0, 0 से चेंज होके 90। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज होगा वो किस वजह से चेंज होगा? द फ्लक्स विल चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, दैट इज एंगल। यहाँ थीटा चेंज होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए, तो थीटा में चेंज की वजह से आपको क्या मिलेगी? करंट मिलेगी।
अगर मैं कहूं कि करंट किधर फ्लो करेगी, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो किससे, है ना। अभी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ होगा बोलो, माइनस डी फाई बाय dt। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अभी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल के अंदर होगा उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होगी, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर उसकी वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लेंगे फैराडे के नियम से, ठीक है। कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब क्या, आपकी जो कॉइल है ये कॉपर वायर से बनी हुई है, तो पूरी कॉइल का मिलाकर, पूरे आर्मेचर का मिलाकर जितना भी वायर उसके अंदर लगा हुआ है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, R। ये इंड्यूस्ड करंट यहां पे फ्लो करेगी, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे, बोलो रूल का नाम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हम यहाँ पे फ्लेमिंग के रूल से फाइंड कर लेंगे। लेकिन करंट अभी फ्लो कैसे करेगी, आपको उसके लिए सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, S1 ये रिंग से चल रही है, इस तरीके से जाके वापस या S2 पे आके खत्म हो रहा है, S1 S2 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अब करंट को बाहर कैसे ले, S1 S2 तो घूम रहे हैं वहीं पे, करंट को बाहर लेने के लिए हम यहाँ स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट ध्यान देंगे, इसके अंदर जो घूम रहा है, चाहे वो आर्मेचर हो, चाहे वो एक्सल हो, चाहे वो रिंग्स हो, इसको रोटर बोला जाता है। रोटर मतलब जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। बाहर वाली सारी चीजें स्टेटर है ना। हमारे प्रोसेशन निकल रहा है शादी में और जनरेटर चल रहा है, लाइटें चल रही है ना, बैंड चल रहा है उससे, है ना। तो लाइटें वाइटें सब नहीं घूम रही है साथ में, लाइटें वाइटें तो अपनी चल रही है लेकिन अंदर का पार्ट घूम रहा है। तो अंदर रोटर है, बाहर स्टेटर है, तो स्टेटर और रोटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमको करंट को बाहर निकालना है। करंट को बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कार्बन ब्रशेस। क्या यूज करते हैं, कार्बन ब्रशेस। इनको नाम दे देते हैं B1 एंड B2। ये कार्बन ब्रशेस मैं आपके सामने यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। नीचे तो कार्बन ब्रशेस को, ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस जो हैं ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। ग्रेफाइट के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पता है आपको, ठीक है। साथ ही वो स्लिपरी होता है ना, उसको अगर आप टच करोगे तो वो स्लिपरी फील होता है। मतलब अगर यहाँ पे हम ब्रशेस लगाते हैं, ब्रशेस का मतलब समझना वो वाला टूथ ब्रश वाला नहीं, ब्रश मतलब यहाँ बात कर रहे हैं जैसे आप एक ईंट मान लो, है ना, आपका क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे ग्रेफाइट के ब्रशेस लगे होते हैं। मैं यहाँ एक ब्रश कनेक्ट कर देता हूँ S1 के साथ, ये हो गया आपका कार्बन ब्रश, ठीक है। इस ब्रश को अपन ने नाम दे दिया B1 जो S1 के कांटेक्ट में है, ठीक है। दूसरा ब्रश आपको यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने B2 जो S2 के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे आपका एक्सेल जब घूमेगा तो एक्सेल के साथ में रिंग्स घूमेगी, ठीक है, लेकिन ब्रशेस जो है वो रेस्ट में है। जैसे इधर वाला ब्रश उगा हुआ है, ये ब्रश है सपोज, ठीक है, और ये यहाँ पे इसको आप मान लो ये आपका एक्सेल है, और ये जो आपको ब्लैक वाली पट्टी इसकी दिख रही है ये स्लिप रिंग है, ठीक है। इधर वाले ब्रश के कांटेक्ट में ये वाली रिंग है ऐसे। अब ये एक्सेल घूमेगा तो ये जो रिंग है ये हमेशा इसी ब्रश के कांटेक्ट में रहेगी। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। जो नीचे वाली S2 रिंग है वो ठीक इसके नीचे लगी हुई है, ये वाला पोर्शन मान लो ये S2 है, ये इधर वाले ब्रश के कांटेक्ट में है सपोज, तो ये जब घूमेगी तो ये हमेशा इस ब्रश के कांटेक्ट में ही रहेगी, कोई चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में रहे। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रशेस जो है ये स्टेटर पार्ट है, ये घूमेंगे नहीं। इन ब्रशेस को कनेक्ट करना है कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ये कंडक्टिंग वायर से हमने ब्रशेस को कनेक्ट कर दिया, और ये कंडक्टिंग वायर इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और आपको जिस भी लोड के अंदर करंट फ्लो करवाना है वो लोड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ लोड। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर आप जनरेटर यूज कर रहे हैं, करंट अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो उसका किसी न किसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो जिस भी सोर्स को हमें रन करना है वो लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये रिंग से ब्रशेस से होते हुए इसके अंदर करंट आपकी फ्लो करेगी। ये जो लोड है इसके दोनों एंड्स को मैंने नाम दे दिया x और y। एक एंड इसका x मान लिया, दूसरा एंड हमने y मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम कॉइल को घुमाना शुरू करते हैं। ये आपका एक्सेल जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, उसी वेलोसिटी से आपकी कॉइल घूमेगी। समझ में आ रही है बात? ABCD जो है वो घूमेगा। ठीक है, ये CD अंदर जाएगा और AB बाहर आएगा इनिशियली ऐसे। ठीक, 180 डिग्री रोटेशन के बाद AB यहाँ आ जाएगा, CD यहाँ आ जाएगा, फिर अगले 180 डिग्री रोटेशन में वापस CD यहाँ आ जाएगा और AB यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपकी कॉइल घूमेगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? कॉइल के घूमने से थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा और EMF इंड्यूस होने से करंट फ्लो करेगी। इस करंट की डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन of current is obtained using, बोलो कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में आप जानते हैं, इसको पूरा लिखना है। अगर ये डेरिवेशन आता है तो इसको लिखोगे यहाँ पे, है ना, पूरा डिटेल में नहीं तो इतना तो लिखोगे कि 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहां मैं आपके सामने बना देता हूं। ये फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड है ना। चलिए यहाँ पे अप्लाई करो। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रही है? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, AB कंडक्टर कहां आ रहा है? बाहर। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके सामने बनी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी की। ये कंडक्टर ऐसे घूमेगा, CD अंदर जाएगा पेपर के प्लेन में और AB बाहर आएगा। तो बाहर आएगा मतलब फोर्स उसके ऊपर इधर लग रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर। देख रहे थे हम, मैं AB की बात कर रहा हूं अभी केवल। ठीक है, AB वाला पार्ट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, AB वाला पोर्शन बाहर आ रहा है। तो मिडिल फिंगर क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कहां से कहां जाएगी करंट? फ्रॉम A टू B। बना दे इसके अंदर, ये A से B मैंने करंट की डायरेक्शन बना दी, इंड्यूस करंट की I। ठीक है, अब ये पोर्शन जब बाहर आ रहा है AB, तब CD कहां जाएगा? अंदर जाएगा। तो CD के ऊपर भी फ्लेमिंग का रूल लगा लेते हैं एक बार। ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, CD कहां जा रहा है? इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये इनवर्ड परपेंडिकुलर मान लिया, थंब अंदर जा रहा है। मिडिल फिंगर क्या शो कर रही है? फ्रॉम C टू D। ठीक है, मतलब CD वाले पोर्शन में करंट कहां से कहां जाएगी? C से D। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ये जो करंट आ रही है C से D, ये कहां जाएगी? D से S2 में, S2 से कहां जाएगी? B2 ब्रश के अंदर। ठीक है, B2 से ये करंट कहां जाएगी? लोड रेजिस्टेंस में। X से Y फ्लो करेगी करंट। ठीक है, ये डायरेक्शन बना दी मैंने इंड्यूस करंट की, ऐसे करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, Y से कहां जाएगी? B1 में, B1 से S1 में, S1 से A से B, C, D। दिखाई दे रही है आपको? ओके, लूप कंप्लीट। ठीक है, द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम X टू Y इन एक्सटर्नल लोड। जो कनेक्ट किया है उसमें करंट कहां से कहां फ्लो करेगी? X से Y फ्लो करेगी। ये आपको मिल जाएगा फ्लेमिंग के राइट हैंड से। कोई समस्या इसके अंदर? नहीं। चलिए, अब इसके बाद में 180 डिग्री रोटेशन के बाद आपका डायग्राम कैसा हो जाएगा? ठीक है, होमवर्क दे दे, क्या बनाओगे आप? होमवर्क दे दूं? ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क। आप क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, आपकी कॉइल जब 180 डिग्री से घूम चुकी होगी, है ना, नॉर्थ अपनी जगह रहेगा, पता है आपको, ये चेंज नहीं होगा। साउथ अपनी जगह रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा, स्टेटर पार्ट है। केवल जो कॉइल है वो कॉइल इस तरीके से हो जाएगी, यहां आ जाएगा D, यहां आ जाएगा C, इधर आ जाएगा B, इधर आ जाएगा A। ये एक्सेल अपनी जगह पे है, ब्रशेस अपनी जगह पे है, रिंग्स अपनी जगह पे है। केवल चेंज क्या होगा? जो कॉन्टेक्ट D का, देखो D जुड़ा हुआ था S2 से, तो वो बाद में भी S2 से ही जुड़ा रहेगा, कनेक्शन तो चेंज होगा नहीं। केवल पोर्शन जो इधर जुड़ा हुआ था, देखो D यहां जुड़ रहा था, अब ये भी 180 डिग्री से जॉइंट घूम के इधर आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो जो ब्रश आपका B2 है, देखो यहाँ पे आपका ब्रश जुड़ा हुआ है B2, तो ये जो कांटेक्ट रहेगा S2 का, वो जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ब्रश के तरफ। ठीक है, ये S2 इस तरीके से है।
ये जो ए जुड़ा हुआ था किससे, S1 से, बाद में भी ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, S1 से ही जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन ये कांटेक्ट जो पहले इधर था एक्सेल के, अब वो 180 डिग्री घूम के उधर आ जाएगा ब्रश के कांटेक्ट में। यहाँ पे ब्रशेस अपनी जगह पे है, ठीक है, एक्सटर्नल लोड अपनी जगह पे है। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, ये S1 यहाँ पे है एज इट इज, B1 अपनी जगह पे है, S2 अपनी जगह पे है, B2 अपनी जगह पे है, लोड अपनी जगह पे है। ठीक है, ये पॉइंट X है, ये वाला पॉइंट Y है। समझ पा रहे हैं बात को? अभी क्या लग रहा है आपको, कॉइल ऐसे घूम रही थी तो अभी भी कॉइल के रोटेशन की डायरेक्शन वही रहेगी, है ना। छाछ तो बनेगी नहीं कि एक बार इधर में, फिर एक बार इधर में, फिर इधर में, इधर, तो एक ही दिशा में घूमेगी लगातार। पहले AB बाहर आ रहा था और CD आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन CD इधर आ चुका है, AB इधर आ गया है। अब क्या होगा अगले रोटेशन में, CD बाहर आएगा और AB अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इधर आ चुका है CD अगर बाहर आ रहा है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन ये मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हमने कंडक्टर का नाम क्या रखा है, AB रखोगे CD रखो, रूल तो वैसे ही लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये 4 फिंगर, CD बाहर आ रहा है, थंब शो कर रहा है बाहर। करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, देखो D से C। यहां भी करंट ऊपर जा रही थी, यहां पे भी करंट क्या होगी, ऊपर ही जाएगी। अब वो D से C जा रही है तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए B से। अब ध्यान दें, B से A आई, A किसके कांटेक्ट में है, S1 के। देखो A S1 के कांटेक्ट में था तो S1 के ही कांटेक्ट में रहेगा। S1 किसके कांटेक्ट में है, B1 के, तो B1 से करंट कहां जाएगी, लोड के अंदर। ठीक है, ये लोड के अंदर जब करंट फ्लो कर रही है तो ये करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, Y to X। X से कहां जाएगी, B2 से S2 किससे जुड़ा हुआ है, D से। देखो S2 किससे जुड़ा हुआ था, D से, तो S2 अभी भी D से जुड़ा रहेगा, तो D से C, C से B, A, S1, B1, Y, X, B2, S2, D, C, B। हो गया सर्किट कंप्लीट आपका। मतलब पहले 180 डिग्री के लिए करंट फ्लो कर रही है X to Y। देखिए आप, लोड में करंट कहां से कहां जा रही है, X से Y में, लेकिन 180 डिग्री रोटेशन के बाद में अगले 180 के लिए करंट फ्लो कर रही है Y से X। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी पूरे 360 डिग्री की अगर बात करें एक रोटेशन की, तो एक बार करंट आपको इस तरफ मिलेगी, उतने ही टाइम के लिए अगले हाफ में करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। यानी करंट अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज कर रही है। पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ आती है बात? ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करने के लिए पहले हम ईएमएफ को डिराइव कर लेते हैं कि ईएमएफ कितना होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, इसको यहाँ पे रोक देते हैं इस तरीके से। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी बाय dt ऑफ, क्या लिखा है आपने, फाई लिखा है, d फाई बाय dt है। फाई की वैल्यू क्या है बोलो, पुट कर दूं यहाँ पे, NBA cos थीटा की जगह ओमेगा t लिख दूं क्या? आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, इट इज चेंजिंग विद टाइम। अब देखो एंगल, अभी अपन ने देखा था कि एंगल टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, 0 से 90, पहले 90 था, 90 से 0, फिर 90, फिर 0, फिर 90, इस तरीके से एंगल चेंज होगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थीटा को ओमेगा टी। जो जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको बाहर कर दो, माइनस साइन को लिखा एज इट इज, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, d कांस्टेंट, एरिया ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, क्या बचेगा, d बाय dt ऑफ cos ओमेगा t। ठीक है, अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है cos का। ठीक है, बोलो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये माइनस NBA एज इट इज लिखा मैंने, d बाय dt ऑफ cos ओमेगा t हो जाएगा माइनस sin ओमेगा t। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। ठीक है, ये तो हो गया cos ओमेगा t का। अब यहां देखिए ओमेगा t में ओमेगा कांस्टेंट है, वो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी किसकी, आर्मेचर की। अब आर्मेचर को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घुमाया जाता है, ऐसा नहीं कि कभी कोई तेज चल रही है कभी धीमी हो गई कभी फिर तेज चल रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उस वेलोसिटी को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। यानी
ओमेगा तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है? टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी में अगर ओमेगा कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ फंक्शन से फिर डिफरेंशिएट करेंगे। देखो आपने डी बाई डी टी लिखा था, यानी हमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है। ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा टी का दोबारा करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से तो क्या हो जाएगा? ओमेगा, और टी का क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो लिख रहा हूं एन बी ए, ओमेगा को मैं सामने यहां लेके आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे ईएमएफ का मिलेगा। अब ध्यान दें, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर बात करूं, ईएमएफ आपको मिल रहा है एन बी ओमेगा। अब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू चेंज हो रही है बार बार। जैसे जैसे कॉइल घूमेगी एंगल बदलेगा, एंगल बदलेगा मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी। कहां से कहां तक चेंज होगी? -1 से +1 तक। -1 0 +1 0 -1 0 +1, ये वेरी करेक्ट। -1 से +1 तक आप जानते हैं। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? +1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है फॉर E इज इक्वल टू E मैक्सिमम, ठीक है, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होना चाहिए? साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू +1। -1 भी बोल सकते हो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी केवल, या प्लस माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो आप इसको +1 -1 दोनों लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, साइन केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अपन वेवफॉर्म बनाएंगे साइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, तो आपको E बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे E बराबर मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी मैक्सिमम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E नॉट से, यानी ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है एन बी ए ओमेगा, ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है जो आपका एसी जनरेटर प्रोड्यूस कर सकता है। इससे ज्यादा वैल्यू ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। पीक वैल्यू, मैक्सिमम या पीक वैल्यू बोल सकते हैं उसको। पीक समझते हैं ना आप? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है? इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? E इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, ये किसके बराबर है? मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, पीक के बराबर। तो इसको क्या लिख देंगे? E नॉट। ठीक है, क्या है साथ में? साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो यहाँ पे आपका जनरेटर यहाँ प्रोड्यूस करेगा। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको मिलेगा E नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये साइन वेव बनेगी। सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से, यहां हमने ले लिया टाइम, ये 0